नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और अब बारी है कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने की। ठीक है, सो करंट अफेयर्स यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट पार्ट है और काफी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछना पसंद करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। ENFUSER यानी कि इन्फ्यूजर, SILAM एंड WRF कैम ऑफन सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू। ठीक है, तो ये तीन चीज जो कि न्यूज में रहती हैं, ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो दोस्तों ये तीनों जो हैं वो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ए। ठीक है, सो इन्फ्यूजर का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और एयर पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है। उसके अलावा SILAM, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। ठीक है, एंड देन उसके बाद है WRF कैम। तो ये तीनों के तीनों एयर क्वालिटी फोरकास्ट, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। India has been elected as one of the members of the United Nations Commission on Status of Women. In this context, consider the following statements. तो दोस्तों भारत 2021 से लेके 2025 यानी कि 4 साल तक के लिए CSW का एक सदस्य चुना गया है, एक मेंबर इलेक्ट कर लिया गया है। तो 2025 तक के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। जितने भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितने से कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूं। तो चलिए पहला स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 टू इंप्लीमेंट द बीजिंग डिक्लेरेशन। तो दोस्तों जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है, इंडिया किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर चुना जाता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा उसकी वेबसाइट में जाके। ठीक है, CSW 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। CSW 1946 में ही स्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली सही है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ओनली टू, दैट इज बी। ठीक है, सो 4 साल के टर्म के लिए भारत इलेक्ट हुआ है और UNCSW 1946 में इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। MINSK मिन्स्क ग्रुप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज। मिन्स्क ग्रुप क्या है? पहला, an agency that leads international efforts to defeat hunger, a global think tank on international financial system. It is the body to mediate the negotiations for the peaceful resolution of the conflict. The organization works towards the environment and sustainable development. तो दोस्तों मिन्स्क ग्रुप न्यूज में था। बेसिकली अजेरबाईजान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसके सॉल्यूशन को लेके इसकी चर्चा हो रही थी। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सी। ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। निगोशिएशन मीडिएट करने की ये बॉडी है और साथ ही साथ जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो इसका मकसद होता है उसका शांतिपूर्वक निपटारा करना। ठीक है, सो अजेरबाईजान और आर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था नगोर्नो कारबाख रीजन को लेके। ओके, सो मिन्स्क ग्रुप 1992 में क्रिएट किया गया था बाय द कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एज स्पीशीज, इवोल्यूशनरली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये भी न्यूज में रहता है। पहला, दे आर थ्रिएटेड स्पीशीज दैट हैव फ्यू और नो क्लोज रिलेटिव्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एज स्पीशीज उन स्पीशीज को कहा जाता है जिनका कोई रिश्तेदार बचा ही नहीं है, मतलब भैया वो स्पीशी खत्म होने वाली है, खत्म होने की कगार में। हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कि ये एज में आ गई है। एज में आना मतलब होता है खत्म हो गया, बस अब कुछ समय में ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी किसी स्पीशी का कोई रिलेटिव नहीं बचा रहेगा या फिर बहुत कम रिलेटिव बचे होंगे, इसका मतलब वो प्रजाति खत्म होने वाली है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है? करेक्ट है।
नाउ एशियाटिक लायंस एंड रेड पांडास आर कैटेगराइज्ड एज एज स्पीशीज। दोस्तों एशियाटिक लायंस को अभी तक एज स्पीशीज कैटेगराइज नहीं किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ई। ठीक है, सो एज स्पीशीज आर यूजुअली एक्सट्रीमली डिस्टिंक्ट इन द वे दे लुक, लिव एंड बिहेव एज वेल एज इन देयर जेनेटिक मेकअप। ठीक है, और अगर वो डिसअपियर होते हैं तो उनके जैसा कोई भी दिखेगा नहीं। ठीक है, सो अराउंड 100 मैमल्स हैं जो कि एज स्पीशीज में है, जैसे कि रेड पांडा, एशियाटिक एलिफेंट, लेकिन एशियाटिक लायंस नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज। पहला, इट इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। Its primary objective is to bring reforms in the execution of infrastructure projects। तो दोस्तों ये न्यूज में था जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, और इसे लॉन्च किया है नीति आयोग और क्यूसीआई ने। ये बिल्कुल सही बात है, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रिफॉर्म कहीं ना कहीं उनके एग्जीक्यूशन में जो है वो रिफॉर्म हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके जो डिलेज होते हैं वो ना हो। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। ठीक है, सो इसके बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो adopt a program and project management approach to infrastructure development and also enhancing institutional capacity and capability of professionals। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द एसपीएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट वाज रेज्ड इन द आफ्टरमाथ ऑफ 1962 इंडिया चाइना वॉर। ये बिल्कुल सही है। 1962 इंडिया चाइना वॉर के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को मतलब बेसिकली इसकी स्थापना एक तरीके से हुई थी, इसे रेज किया गया था। इट फॉल्स अंडर द पर्व्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हेडेड बाय एन आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल। तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। And these units have a similar rank structure as that of the Indian Army। ये भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का रैंक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हाँ, स्टेटस आसपास इक्विवेलेंट होता है, लेकिन सिमिलर रैंक स्ट्रक्चर बोलना गलत हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड दोनों गलत हैं। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली वन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि अब ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है। ठीक है, और साथ ही साथ इट इज हेडेड बाय एन इंस्पेक्टर जनरल हु इज एन आर्मी ऑफिसर ऑफ द मेजर जनरल रैंक। द यूनिट्स कंप्राइजिंग एसएफएफ आर कॉल्ड एज विकास बटालियन। सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ये भी न्यूज में रहता है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आज पूछ रहा हूं ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, न्यूज में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला, it is a prestigious prize awarded biennially by the Indira Gandhi Memorial Trust since 2000। it is given to individuals or organizations who are working towards ensuring international peace and development। सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। ये उन लोगों को दिया जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय शांति डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे गलत होगा क्योंकि ये हर साल दिया जाता है, ये बाइएनियल अवार्ड नहीं है। ठीक है, ये एनुअल अवार्ड है, ये हर साल दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर इसका ए होगा बिकॉज ए इनकरेक्ट है। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के नाम पे यह अवार्ड रखा गया और इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी 1986 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली रविंद्रनाथ टैगोर वाज इन द न्यूज। तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द होम एंड द वर्ल्ड। तो ये तो सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ही हैड स्पोकन एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन इन द ईयर 29 एंड 37। ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, दैट इज 2 and 3। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव एंड एक अच्छे खासे एफ्लुएंट परिवार में ये पैदा हुए थे। प्राइमरली नोन एज राइटर, पोएट, प्ले राइट, फिलोसोफर, एस्थेटिशियन और साथ ही साथ म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट्स ऑफ एफआरबीएम एक्ट, आपको बताना है कि इनमें से किन कंडीशंस में एस्केप क्लॉज इन्वोक किया जा सकता है। पहला, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर सीवियरली अफेक्टिंग फार्म आउटपुट्स एंड इनकम। देखो एफआरबीएम एक्ट लाया गया था ताकि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा जा सके। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर एफआरबीएम एक्ट में एस्केप क्लॉज लाया गया ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर फिजिकल डेफिसिट का टारगेट ब्रीच होता है तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो
इनमें से कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे ये क्लॉज इन्वोक किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर देखो दोस्तों एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाए, पूरी इकोनॉमी का ही कहीं ना कहीं मतलब बंटाधार हो जाएगा, तो उस केस में एस्केप क्लॉज इन्वोक किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विद अनएंटिसिपेटेड फिस्कल इम्प्लीकेशन, इस केस में भी एस्केप क्लॉज इन्वोक किया जा सकता है। शार्प डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स बिलो द एवरेज फॉर द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2 नहीं 3 परसेंटेज पॉइंट का क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर प्रीवियस 4 क्वार्टर्स में जो रियल आउटपुट ग्रोथ है उसमें 3 परसेंटेज पॉइंट्स की डिक्लाइन हुई है, तो फिर एफआरबीएम एक्ट के तहत एस्केप क्लॉज इन्वोक किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर दोस्तों इस सवाल का हो जाएगा, क्या होगा, 1 and 2 दैट इज ए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और साथ ही साथ कहाँ मिस्टेक नहीं हो रही है। ठीक है, फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर हैं, अनएंटिसिपेटेड फिस्कल इम्प्लीकेशन उसका हो रहा है, तो फिर उस केस में एफआरबीएम एक्ट को आप कहीं ना कहीं वायलेट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर नेशनल सिक्योरिटी की सिनेरियो है, वॉर हो गई, नेशनल प्रोपोर्शन की कैलामिटी हो गई, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया, तो इन सारे केसेस में भी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा ए। सी नहीं होगा इसका आंसर, हल्की सी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो स्टेटमेंट्स हैं। टोटल लूनर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून एंड द सन आर ऑन एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात है। A super moon occurs when the moon's orbit is closest to the earth at the same time that the moon is full, दोनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही है। ठीक है, लूनर एक्लिप्स, सुपर मून, ये सारे हमारे न्यूज में रहते ही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। During a total lunar eclipse, the moon usually turns a deep dark red because it is illuminated by light that has passed through the Earth's atmosphere. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए, मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।